हम मैदान की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं द फिल्म मेकर, डायरेक्टर अमित शर्मा जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। अमित, जो फिल्म है जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उसका ट्रेलर, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, वो लोगों तक छू पा रही है। चाहे वो कोविड की बात हो, फिर निसर्ग की बात हो, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? कोविड आया और हमारे मैचेस अभी बचे हुए थे, कुछ सीन्स बचे हुए थे शूटिंग करने के, करीब 35% पिक्चर वाज लेफ्ट। तो वहीं से मेजर शुरुआत हुई जद्दोजहद की, जहाँ से पूरा देश लॉकडाउन के अंदर गया और ड्यूरिंग द लॉकडाउन ना तो कोई शूट हो पाया, ना ही बिकॉज हमारी फिल्म में इंटरनेशनल मैचेस हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, काफ़ी सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अब्रॉड से आए हैं जिनके साथ हमको शूट करना था। तो उस दौरान फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई, बंद हुई, फिर शुरू हुई, फिर बंद हुई। तो यही सिलसिला लगा रहा कुछ समय तक, जब तक कि कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गया। और फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा वीएफएक्स है, जो कि वीएफएक्स की तरह नहीं लगना चाहिए। तो वो करने में काफ़ी समय गया और बस इसी में ही सारा समय निकल गया। कैसे उस चीज़ को ओवरकम करके अब जब फाइनली हम पर्दे पर देखेंगे, उन चीज़ों को कैसे आपने सब अनफ़िल्टर किया? कहानी ऐसी है पिक्चर की जो आपको अपने से अलग नहीं होने देती है। तो आई थिंक वही चीज़ मेरे से जुड़ी रही बहुत ज़्यादा और बाकी की सब चीज़ें साइड हो गई और कंसंट्रेशन वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर था कि जो बना रहे हैं वो अच्छे से बनाएं, तबीयत से बनाएं और ऐसे बनाएं कि लोगों को अच्छी लगे। जबकि इसके दौरान हमारे बजट्स भी ऊपर नीचे हुए बिकॉज ऑफ कोविड। हमारा सेट करीब करीब 3.5 साल तक खड़ा रहा और बीच में साइक्लोन भी आ गया, तो सेट भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था। वी हैड टू रीबिल्ड एवरीथिंग। और इस दौरान ऐसा भी हुआ कि मैदान बनाने में समय लग रहा है तो कुछ और पिक्चर बीच में कर लो, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को बोला। तो बस यही था कि ये कर रहा हूँ, यही करना चाहता हूँ। जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं हो जाता मैं, जब तक पिक्चर रिलीज़ नहीं हो जाती, तब तक किसी और चीज़ में घुसूँगा भी नहीं, किसी और चीज़ के बारे में बात भी नहीं करूँगा। रिलीज़ में भी कई बार देखा कि उसकी डेट्स को लेकर वो क्लियर नहीं थी। कैसे इन सब चीज़ों पे रहते हुए भी आपने ये सोचा कि सही समय जब आएगा तभी रिलीज़ करेंगे फ़िल्म को? इस फ़िल्म का रिलीज़ होने का समय यही तय था। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, उसमें कुछ ख़राब चीज़ें भी होती हैं। अच्छी चीज़ें मैं ज़्यादा रखता हूँ अपने पास में, पॉज़िटिव रहने की कोशिश करता हूँ और पॉज़िटिव ही रहता हूँ हमेशा कि कोविड लोगों के लिए परेशानी थी, हम सब के लिए परेशानी थी। बट कोविड ने कुछ अच्छी चीज़ें भी करी कि मुझे बहुत समय मिला स्क्रिप्ट में काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। काफ़ी प्लानिंग का भी समय मिला। फ्रस्ट्रेशन था कि शूटिंग शुरू होती है, फिर बंद हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि पिक्चर में काफ़ी सारे बाहर के यानी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जिनको कोविड के समय लाना बड़ा मुश्किल था बिकॉज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद थी। क्योंकि स्टोरी ऐसी है कि आप उसके अंदर बेईमानी नहीं कर सकते। उसको ये नहीं बोल सकते कि अच्छा अब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं तो इसमें ये सीन निकाल देते हैं, वो सीन काट देते हैं, इतने दिन की शूटिंग बंद कर देते हैं, इतने दिन की शूटिंग काट देते हैं फ़िल्म में से। तो वो चीज़ नहीं करी हमने इस फ़िल्म के अंदर। जो स्क्रिप्ट में थी, जो स्क्रिप्ट में ज़रूरत थी, जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत थी और जिस तरह से थी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करी। अच्छा, सिनेमा गोवर्स को ये भी लगता है कि फ़िल्म को सोलो रिलीज़ मिलनी चाहिए थी। वो क्या क्लैश जो है वो अवॉइड किया जा सकता था? देखिए ये तो इसका जो है वो तो प्रोड्यूसर्स का कॉल है। ये मैं तो सिर्फ़ पिक्चर का डायरेक्टर हूँ और लेकिन एज़ सच कुछ ईद जो है बड़ी छुट्टी है और हमने देखा है पीछे पीछे भी कि दैट जब एक बड़ी छुट्टी होती है तो 1 नहीं 2-2 फ़िल्में निकल जाती हैं। लोग आते हैं देखने के लिए। तो आई विल नॉट कॉल इट अ क्लैश, आई वुड से दैट कि अच्छा ये एक 2 फ़िल्में आ रही हैं और दोनों फ़िल्में मज़ेदार हों, दोनों फ़िल्मों को जाकर लोग देखें, सराहें, मज़े से करें और अच्छी ईद बीते लोगों की। लेजेंडरी कोच और मैनेजर सैयद अब्दुल रहीम जी के ऊपर जब आप सोच रहे थे, ये पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि इस फ़िल्म का टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्यों बनाने का सोचा? अभी बधाइयों का पोस्ट प्रोडक्शन चल ही रहा था कि मुझे बोनी जी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये कहानी सुनो। तब इसका नाम मैदान नहीं था। तो सैयद अब्दुल रहीम साहब के ऊपर कहानी है
तो मैंने बोला वो कौन है। तो फिर मैंने जब कहानी सुनी तो मुझे पता लगा कि मैंने पूछा ये सच्ची में हुआ था क्या, ये सच्चाई है? तो पता लगा हाँ ये ऐसा हुआ था, ये सच्चाई है, ये असली कहानी है, मतलब ये ट्रू स्टोरी है। तो मैंने कहा अगर ये ऐसा हुआ था तो हम जानते क्यों नहीं इसके बारे में? अनसंग क्यों रह गए? हम फुटबॉल में इतने अच्छे थे, हमको ये बात पता क्यों नहीं? हमने हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे बच्चे हैं जो फुटबॉल देखते हैं, खेलते हैं सब चीज़ें, बट इनके बारे में हम जानते क्यों नहीं हैं? सैयद अब्दुल रहीम साहब खासकर, इनके बारे में तो किसी ने मतलब जानने की भी कभी कोशिश नहीं करी। जब हम लोगों ने विकिपीडिया पेज इनका सबसे पहले दफ़ा खोला तो उसमें देखा कि जरनैल सिंह जो कि इन्हीं के प्लेयर थे, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। ऐसे अनसंग हीरो, उनकी ये सोचते कि देश आगे बढ़ेगा, और कैसे आगे बढ़ेगा? फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो दुनिया भर में खेला जाता है, और अगर हम फुटबॉल में अच्छे होंगे तो हमारा नाम दुनिया में होगा। ये उनकी सोच थी। इवन उस समय इंडिया को एशिया का ब्राज़ील भी कहा जाने लगा, जो वो 1950 से 63 का जो वक़्त था। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ये पिक्चर जो है 1952 से 1962 की कहानी है। 1952 में वी वर ओनली 5 इयर्स ओल्ड, हम लोग 5 साल के ही थे ना। 1947 में हमारी आज़ादी हुई थी, उसके पहले हम लोग ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो इनका ये था कि ये अगर हम लोग फुटबॉल में अच्छा करेंगे तो देश का नाम, किसी भी तरह से देश का नाम आगे बढ़े, देश का नाम आगे बढ़ना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स के माध्यम से देश का नाम आगे बढ़ सकता तो क्यों नहीं बढ़े? और हम फुटबॉल में उस समय काफ़ी अच्छे थे। ऐसी सोच जिस इंसान में हो, उसके ऊपर तो उसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और अजय जैसे बड़े स्टार जब सेट पर होते हैं, एक तो उनको चूज़ करने के पीछे कारण क्या था, और जब ऐसे स्टार होते हैं तो सेट पर माहौल कैसा होता है, और डायरेक्टर फिर उनका एक जो ऑरा है, उनका करिश्मा, उन सबको साइड में रख के उनको सैयद अब्दुल रहीम कैसे बना पाता है? हम हमेशा एक इमेज बना के चलते हैं अपने दिमाग के अंदर कि अ, ये जो एक्टर हैं इसको इस तरह से निभाएंगे, और मैं वही सोच रहा था कि ये इस चीज़ को किस तरह से निभाएंगे हम। अजय सर को स्क्रीन के ऊपर सैयद अब्दुल रहीम साहब के कैरेक्टर के अंदर किस तरह से लेकर के आएंगे। अ, जब आप एक सुपरस्टार स्टार के साथ में काम करते हैं तो आपको लगता है कि हमें इनके कॉस्ट्यूम्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हमें उनके लुक पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, हमें एक सर्टेन तरीके से सेट पे बिहेव करना पड़ेगा। वो वहाँ डायरेक्टर एक्टर हो जाते हैं। वो डायरेक्टर्स एक्टर हैं। उनको मैंने बोला कि ये कैरेक्टर जो है इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। मैंने बोला ये इस तरह से बात करते हैं, ये कम बात करते हैं, तो इनके डायलॉग्स बहुत कम होंगे। तो उन्होंने बोला कि ये मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद आ रहा है। वो कभी ऐसा सीना चौड़ा करके नहीं चलते हैं, वो थोड़ा एक इस तरह से रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब मैं जो अभी तक एक्सरसाइज कर रहा था वो मैं बंद कर देना चाहता हूँ, तो सो दैट आई लूज लिटिल बिट ऑफ वेट एंड तो उतना डेडिकेशन। और जब सेट पर आए तो वो अजय देवगन को बाहर रख के आए, और वो 30 सेकंड के वॉक के अंदर सेट से अंदर आके वो सेट पे उस कुर्सी पे बैठने तक जो 30 सेकंड के वॉक के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो गए सैयद अब्दुल रहीम के अंदर। तो आई थिंक दैट वाज अ थिंग व्हिच आई एक्सप्लोर्ड वर्किंग विद हिम, दैट व्हाट एन एक्टर ही इज। कमाल, जो मांगा उससे ज़्यादा मिला। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जब ऑनसेम्बल कास्ट की हम बात कर रहे हैं और एक कैरेक्टर जो है वो हावी हो रहा है, दूसरे कैरेक्टर के ऊपर भी ओवरशैडो कर जा रहा है, फिर कैसे कंट्रोल करते हो आप? थिएटर एक्टर्स के साथ में काम करते हैं, और जब बहुत कमाल के एक्टर साथ में काम करते हैं वो अपनी चीज़ें डालते हैं उसके अंदर जो कि बहुत अच्छी होती हैं, और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है तो आप वहाँ रोक देते हैं कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं तक रुकें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। वो एक अच्छे डायरेक्टर का एक अच्छा एडिटर होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको विजुअल दिखते रहे कि कहाँ पर कट करना है, क्या डायरेक्टर को एडिटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अब डायरेक्टर को अपना एडिट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्टर को अपने किरदार समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोरी जो स्क्रिप्ट होती है, मैंने इसलिए आपको बोला कि मैं एक स्क्रिप्ट कम से कम 150 दफ़ा इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मैं तब तक सेट पे नहीं जाता हूँ जब तक मुझे खुद को डायलॉग याद नहीं हो जाते। और अगर मुझे खुद को डायलॉग याद हैं तो अ, तो वो जो हर सीन के अंदर जो एक गर्मी है, वो कितनी गर्मी होनी चाहिए या कितनी एक खुशी होनी चाहिए, वो डायरेक्टर को मालूम होता है, और मैं सिर्फ अपनी नहीं, हर हर डायरेक्टर को मालूम होता है। तो आई थिंक वो
क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो क्लैरिटी आपके दिमाग में रहती है तो फिर आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है और एक किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंदर काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैंने सिर्फ बोनी जी के साथ ही काम किया बाहर। उसके तेवर मेरी पहली पिक्चर थी, उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी। और उसके बाद में बधाई हो हमने खुद ही प्रोड्यूस करी, क्रोम पिक्चर्स ने प्रोड्यूस करी। अ, और मैदान तीसरी फिल्म है जो बोनी जी के साथ ही मैं कर रहा हूँ। बोनी जी के साथ में मुझे काम करते कभी ये नहीं लगा कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं कर रहा। वो तो आपको बेटा भी बोलते हैं, और वो मजाक भी कर रहे थे कि अर्जुन उनका अडॉप्टेड सन है और आप उनके रियल बेटे। हाँ, तो वो वैसा ही है, मतलब तो वो तो इसलिए मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे मैं कहाँ फँस गया, मेरे को मेरे लोग कहाँ हैं, क्योंकि वो सब मेरे ही लोग हैं। तो बोनी जी के साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये ही इज़ नॉट माय दैट दैट प्लेस इज़ नॉट माय प्लेस। तो मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस अभी तक दिखा नहीं। अगर वो प्रोड्यूसर का वो विश्वास ना हो, ट्रस्ट ना हो एक डायरेक्टर के साथ, तो शायद मेरे ख्याल से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे जहाँ आपको प्रोड्यूसर की परेशानी भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे, एक चीज़ में परेशानी, तो आपको उसके अंदर ओपन रहना पड़ेगा कि आपको कुछ और करके वही सेम चीज़ को किसी और तरीके से करके बगैर अपनी क्वालिटी पे मतलब आप कहीं से कटौती नहीं करते हुए भी आप कुछ एक ऐसा सोच रहे हैं, आई थिंक वही है जो विच मेक्स योर बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर एंड यू मेक अ गुड फिल्म। कमेंट्स पढ़ रहा था फिल्म के ट्रेलर के नीचे, कई लोग इसको बोल रहे थे कि ये फुटबॉल का चक दे इंडिया है, कुछ लोग गोल्ड से भी कंपेयर कर रहे थे। इन कमेंट्स को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ये सब जब हम एक स्पोर्ट्स पे फिल्म बनाते हैं तो एक अंडरडॉग की कहानी होती है, तो तभी तो कहानी बनती है बेसिकली। गोल्ड और चक दे ये मतलब ये ट्रू स्टोरीज नहीं थी, लेकिन ये ट्रू स्टोरी है, ये असली में हुआ था। जो स्पोर्ट्स भी अलग हैं, विच इज़ हॉकी एंड फुटबॉल, और कहानी एकदम ही अलग है। कहानी में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बट हाँ वही है कि देश की ग्लोरी, टीम की ग्लोरी के लिए आप खेलते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, उतनी ही सिमिलैरिटी है। दैट्स ओनली थिंग।